गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 11 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसके बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर है कितना इम्पोर्टेंट और इसको पढ़ने से हमको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है, हम आगे इसका क्या यूज कर पाएंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेने से होता ये है कि आपको चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसका अगर इम्पोर्टेंस पता चल गया और हम इसका यूज़ करना समझ गए पहले कि हमको इसका क्या यूज़ करना है और कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, तो पढ़ने का मज़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं पहले आपको समझा देना चाहता हूं कि इस चैप्टर का हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इन सारे व्यूज़ से आपको हम रूबरू कराना चाहते हैं, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि असल में हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमें फ़ायदे क्या होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जितने भी थ्योरीज या प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे इससे पहले, जितने भी थ्योरीज पढ़े होंगे, चाहे वो बॉन्डिंग में अप्लाई करने वाले हों, चाहे वो पीरियोडिक टेबल को समझने में अप्लाई करना हो, बहुत सारे कंसेप्ट्स में यूँ कह दीजिए ना कि अगर केमिस्ट्री हम पढ़ना चाहते हैं जो कि इंटरेक्शन है एलिमेंट्स का, तो एलिमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होने के जो कंडीशंस होते हैं और उनका जो परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन सबको समझने का ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। इसको हम लोग खूब बढ़िया से समझ सकते हैं अगर हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का सही नॉलेज है, बढ़िया नॉलेज है, डेप्थ में नॉलेज है। तो जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, अफवाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, इवन कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, वो यहीं से निकलते हैं। और यूँ कहिए कि एटम का जो पिक्चर है, एटम का जो एक आपके दिमाग में एक पिक्चर डाला गया है, वो पिक्चर यहाँ से निकलेगा। और वो कैसे आता है, इसका कम से कम एक वे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि एटम्स जो है वो ऐसे ही क्यों होते हैं, एटम्स के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कहाँ से आए, एटम्स में ऑर्बिट का क्या मतलब होता है, सेल का क्या मतलब होता है, ऑर्बिटल्स का क्या मतलब होता है, और स्टेप बाय स्टेप जो इनका डेवलपमेंट हुआ है, नए नए मॉडल्स आए हैं, एटॉमिक मॉडल्स आए हैं, उनके बारे में आपके दिमाग में एक क्लियर कंसेप्ट बनेगा और वो सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी कि कैसे होता था। आपको बहुत सारी बात है ना कि जब आप उस लेवल में नहीं होते हैं तो आपको कह देते हैं हम लोग कि आप इसको याद कर लेना, इसको आप समझ नहीं सकते हो, आपके लेवल से ऊपर की चीज़ है। तो अब मैंने शुरू में भी बताया था जब 11th क्लास शुरू कर रहे थे कि अब वो लिमिट समाप्त हो चुका है, आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आप उसका कंसेप्ट डेवलप कर सके, आपके अंदर वो डेवलप हो सके और आप उसको समझ सके। जैसे हम कह देते हैं कि पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप का होता है। ये सारी बातें कहाँ से आती है, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन का, मैथमेटिकल इक्वेशन का प्लॉट है। जब हम इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो हमको वो सारे के सारे शेप्स मिलते हैं। आपने देखा होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उस इक्वेशन को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और इसीलिए हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक वैसे ही पैराबोला का इक्वेशन होता है, स्फीयर का इक्वेशन होता है, तो सबका इक्वेशन होता है। ठीक वैसे ही हमारे पास जो मैथमेटिक्स का इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को जब हम प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट्स के बीच में तो हमको वो शेप मिल जाता है और उस शेप को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक वैसे ही जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे अफवाउ प्रिंसिपल हुआ, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुआ, ये सब क्वांटम मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको समझ में आएंगे। मैं उस लेवल तक आपको ले चलूंगा। ठीक है, आप मैथमेटिक्स के उतने बड़े ज्ञाता नहीं है, अभी आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने अभी नहीं आता है, लेकिन मैं एक रास्ता तो जरूर दिखाऊंगा आपको कि ये आता कैसे, ये होता कैसे है, ये मैं आपको समझाऊंगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे डिराइव करते हैं। उस क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से हम एटम्स को कैसे समझते हैं। तो मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ, आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आप कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़े बिना, इस चैप्टर को पढ़े बिना आप केमिस्ट्री में
90% कंसेप्ट नहीं समझ सकते हैं। तब आपको वो याद करने वाला, केमिस्ट्री तब याद करने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसके सारे के सारे कंसेप्ट को समझ लिया है, उसको आत्मसात कर लिया है, तो फिर आपको फिर कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी की सारी बातें यहाँ फिट हो जाएगी और सबका एक्सप्लेनेशन सबको समझ पाएंगे आप। ये कहते हैं ना कि बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठ जाता है, तो उन सारे के सारे रहस्यों पर से पर्दा उठ जाएगा अगर आप समझ जाएंगे तो। आपका ऐसे दिमाग परिपक्व हो जाएगा। तो इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। मैं यूं कहूं कि ये चैप्टर बड़ा भी है और हमको लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है। इसको पढ़े बिना आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है एलिमेंट्स का, पीरियोडिक टेबल, उसको एकदम नहीं समझ पाएंगे। इसको पढ़े बिना केमिकल बॉन्डिंग तो एकदम से नहीं समझ पाएंगे। इसको पढ़े बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पैर कदम नहीं रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसको पढ़ने से हम इवन की चैप्टर्स को ही नहीं, आप नेचर में होने वाली बहुत सारी घटनाओं को समझने लगेंगे। और जैसे क्वांटम, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स की बात जब हम करते हैं वो फिजिक्स का टॉपिक है। और वो फिजिक्स जो है वो हमारे नेचर में घटने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन करता है हमारे चारों तरफ। और आप देखिएगा, मैं आपको अभी बताऊंगा कि एक ऋषि हुआ करते थे कपिल एंड कनाद। कनाद जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है एटम ईटर्स, मतलब परमाणु को खाने वाला। और सबसे पहला इंट्रोडक्शन परमाणु के बारे में उन्होंने ही दिया था। उनका जो कंसेप्ट है क्या कहते हैं कनाद का, उस पर हम लोग आएंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन हम आपको ये समझा देना चाहते हैं कि ये जो चैप्टर्स हैं इसको अगर आपने खूब अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है, उसको समझना आसान हो जाता है। और वैसे लोगों को केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लगता है। केमिस्ट्री को आसान बनाने का एक सबसे बेहतर उपाय है। चलिए हम आते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स में। तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो टर्म आया वो आया एटम। ये टर्म आया एटम, जिसको हम लोग हिंदी में परमाणु कहते हैं। इसको परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जरा इसके हिस्ट्री पे, इतिहास पे नज़र डाल लें तो दो इंडियन नेचुरल साइंटिस्ट, इंडियन नेचुरल साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर, और आप उनको फिलोसोफर की संज्ञा भी दे सकते हैं, फिलोसोफर, दार्शनिक, कपिल एंड कनाद। उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में कहा था कि कुछ ऐसा होता है, परमाणु होता है। उन्होंने कहा था कि मैटर्स जो होते हैं, मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ द indivisible small particles, और उसका नाम उन्होंने रखा था परमाणु। और ये जो बात है ये है 6 BC, मतलब 6वीं शताब्दी, मतलब 6 शताब्दी पहले क्राइस्ट से, ये उस समय की बात है। उन्होंने, और मैं आपको बता दूं कि ये जो कनाद है, कनाद, ये कपिल एंड कनाद जो थे वो महर्षि थे। कपिल एंड कनाद, इनको ऋषि की संज्ञा, पहले जितने भी ऋषि होते थे उनको साइंटिस्ट ही आज के ज़माने में कहिए, ये महर्षि इनको कहा जाता था, महर्षि
संत, उनको वो संत थे। और ये जो कनाद है, ऋषि कनाद, इनके नाम का अर्थ होता है लिटरल मीनिंग। इसका लिटरल मीनिंग होता है एटम ईटर, एटम ईटर। इसी एटम के डेफिनेशन के बाद इनको एटम ईटर्स की संज्ञा दी गई थी। एटम ईटर्स इनको इसके मतलब इसका मतलब होता है। आपको बता दूं कि कपिल और कनाद के बारे में बहुत सारी संशय है, बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज है, मतभेद है लोगों के बीच में कि इनका जो लाइफ है, इनके लाइफ पर बहुत सारा रिसर्च हुआ और कहीं एक मत नहीं बन पाया। लेकिन एक अंदाज़ा है, इनके अभिलेखों से पता चलता है, बहुत सारे स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने, और इनके अभिलेखों बहुत सारे अभिलेखों से पता चलता है कि ये जो थे वो दूसरी शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच का समय जो था, बिफोर क्राइस्ट, ये उनका कनाद का समय था। ये उस जमाने की बात है। उन्होंने कहा था कि जितने भी पदार्थ हैं वो सबसे सूक्ष्मतम अनडिवाइजिबल पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको कहते हैं हम लोग परमाणु। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक अप्रोच ऑफ फिजिक्स एंड फिलॉसफी इन द संस्कृत। कनाद के द्वारा, ये जो कनाद है, कनाद इंट्रोड्यूसेस एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स एंड फिलॉसफी, फिलॉसफी इन द संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में उन्होंने फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया था। और उनका बहुत सारा मंत्र भी है कनाद का दिया हुआ। और हम लोग, आप तो जानते भी होंगे कि ये जो मंत्र है वो हमारे वैदिक सभ्यता का आधार माना जाता है। ये वैदिक सभ्यता का आधार माना जाता है ये मंत्र, और बहुत सारे मंत्र भी कनाद के दिए हुए हैं। हम लोग इसको इस पर नहीं जाएंगे, हम लोगों को उसके बारे में बहुत सारी बात नहीं करनी है। हम लोगों को केवल ये समझना है कि कपिल और कनाद के जो वर्क थे वो सबसे पहले वर्क थे एटम्स को डिफाइन करने वाले, और एटम्स के बारे में समझाने वाला वो सबसे पहला कंसेप्ट हुआ करता था। तो चलिए हम लोग अब इसको आगे बढ़ाएं। इसके बाद 5वीं शताब्दी, 5 शताब्दी पहले, ईसा से 5 शताब्दी पहले की बात है। 2 फिलॉसफर हुए, ग्रीक फिलॉसफर हुए, जिनका नाम है ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटिस। नाम सुना होगा, बड़ा फेमस नाम है, ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटिस। लेटर ऑन 2 ग्रीक फिलॉसफर, ग्रीक फिलॉसफर ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटिस। नाम सुना होगा, ये बहुत ही फेमस नाम है। ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटिस इंट्रोड्यूस्ड द concept of atoms। एटम का कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, और उन्होंने भी यही कहा कि जितने भी मैटर्स होते हैं वे इनडिवाइजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने होते हैं, और उनको कहा जाता है एटम। वो एटम्स के नाम से जाने जाते हैं। ये डेमोक्राइटिस ने कहा और बड़ा ही पॉपुलर हुआ। डेमोक्राइटिस के बाद बहुत दिनों तक ये जो आप थ्योरी पढ़ते हैं, जॉन डाल्टन की थ्योरी, वो 1808 में आया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम
बहुत लंबे अंतराल के बाद एन इंग्लिश का मतलब यहां इंग्लैंड से है, हाई स्कूल टीचर in 1808 gave a written theory known as डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया। इसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके बारे में आप सभी लोग खूब डिटेल में जानते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को खूब डिटेल में आप समझते भी हैं, जानते भी हैं। तो ये थ्योरी 1808 में आई और ये समझ सकते हैं आप कि कितने लंबे अंतराल के बाद ये थ्योरी दिया गया डाल्टन के द्वारा। और ये जो थ्योरी है बड़ा ही पॉपुलर हुआ। ये अलग बात है कि आज के संदर्भ में ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स उनके गलत साबित हो गए, वो सबके सब गलत साबित हुए, लेकिन तब भी एक पहला रिटन थ्योरी है जिसको हम लोग पढ़ते हैं और उसको पढ़ना भी चाहिए। गलत ही हो गया, लेकिन एक बेसिक बात थी जिसको जॉन डाल्टन ने जिस पर प्रकाश डाला था। जॉन डाल्टन के बाद मैं इस चैप्टर के कंटेंट पर ही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ और नए नए कंसेप्ट कैसे कैसे आए, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई और बड़ी पॉपुलर हुई 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, और 19वीं शताब्दी के अंत में लगभग इन अबाउट 1892 के आसपास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। हालांकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो प्रयास है वो बहुत पहले से हो रहा था, 20-25 साल पहले से हो रहा था, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट मिला जे थॉमसन को ये क्रेडिट गया और वो 1890 के आसपास की बात है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के जस्ट बाद रदरफोर्ड का मॉडल आता है। जे थॉमसन का मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। उसके बाद लोगों को ज़रूरत लगी कि एटम का मॉडल प्रोड्यूस किया जाए। एटॉमिक मॉडल आया और वह मॉडल आया है 1919 में। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई इन 1920 में। उसके बाद 12 साल लगे नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करने में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 12 वर्षों के बाद हुई। जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद 12 साल लगे न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने में। और आफ्टर 12 years थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूट्रॉन was discovered by James Chadwick in 1932
देखिए 12 सालों के बाद, इस 12 साल में बहुत सारी बातें हुई, मतलब कि हेनरी बेकवेरेल का ज़माना आया, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की, वो मर भी गए, और उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई रेडियो एक्टिविटी के द्वारा। और आज ये समय है कि एक एटम को, जिसको इनडिवाइजिबल कहा जाता था पहले, अब उस एक एटम को 48 भागों में तोड़ा जा चुका है। मीनिंग देयर बाई कि एक एटम के 48 फंडामेंटल पार्टिकल्स अभी तक नोन है, और ये कहा नहीं जा सकता है कि एटम को उससे भी ज़्यादा भाग में नहीं तोड़ा जा सकता है। कल को रिसर्च और भी होंगे, और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, और एटम के और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो एटम्स की यह एक जर्नी थी कि एटम यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद बात आई कि एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मॉडल्स दिए गए, और डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स में अलग अलग बातें कही गई, और धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ साइंस का, वैसे वैसे वो एटॉमिक मॉडल्स भी फेल होते गए, उनमें भी बहुत सारी कमियां नज़र आने लगी। तो रदरफोर्ड का मॉडल फेल होता है, तो बोर्स का मॉडल दिया गया, बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया गया, और बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी बहुत सारी बातें आई। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया, जो अभी आपके लिए रिसेंट है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का भी अपना एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता, ये सारी बातें हम लोग करेंगे जब क्वांटम मैकेनिक्स में आएंगे तब। लेकिन ये सबसे आपके लिए रिसेंट मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो पूरा का पूरा ड्यूअल नेचर पर बेस्ड है इलेक्ट्रॉन के। अब आप इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे कि एक आदमी वेव हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर, तो बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे इसमें। मैं आपको केवल एक जर्नी समझा रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। उसके बाद ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, इसी मॉडल को हम लोग सबसे लेटेस्ट मॉडल मानते हैं आपके लेवल में, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं, इसी पर बात करते हैं। और इसके बाद जो बातें आई, यूँ कह दीजिए कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट आए, माइक्रोस्कोप्स आए, लेकिन एटम को देखने वाला कोई आदमी अभी तक नहीं था। हाल ही में 2020 की बात है कि एक स्टूडेंट ने, इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने एक एटम को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए देखा, एक एटम को देखा। यूँ कह दीजिए कि अभी तक जो बातें होती थी, वो एटम्स के लिए जो पिक्चर हमारे दिमाग में था, वो एक स्पेकुलेशन था, एक अंदाजा था, एक इमेजिनेशन था, एक कल्पना थी हमारे दिमाग में कि एटम ऐसा होता होगा। एटम को सही फिजिकली किसी ने देखा नहीं था अभी तक, और उसमें भी जिस स्टूडेंट ने देखा वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए देखा, और अभी उसको बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं किया गया है, केवल इतनी बातें मालूम है कि एटम को किसी ने देखा है। और आपको मैं एक बात और भी बता देता हूँ कि ये जो सारे के सारे कंसेप्ट्स हैं हमारे, जितने भी हम लोग कंसेप्ट्स को डेवलप किए हैं, पढ़ते हैं, वो सब बेस्ड है कि दुनिया का सबसे लाइटेस्ट एटम हाइड्रोजन है। और अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन से भी हल्का कोई एटम निकल गया, मालूम हो गया, डिस्कवर हो गया, हाइड्रोजन से भी हल्का कोई एटम हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उस दिन सारे के सारे कंसेप्ट्स बदल जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि साइंस में कंसेप्ट्स बदलते रहे हैं, क्योंकि नई बातें आती गई, और पुरानी बातों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता गया। सब चीज़ में जो भी थियोरीज आई उनमें मॉडिफिकेशन हुआ, उसमें कुछ लिमिटेशंस थे, उसको दूर करने के लिए मॉडिफिकेशंस हुए। तो एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो हमारा, या जो भी मेडिकल साइंस हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, जितनी भी बातें हैं, हमारा जो साइंस है, खास करके केमिस्ट्री में ये बात हम लोग मान के चलते हैं कि जो सबसे लाइटेस्ट एटम वो हाइड्रोजन है। कल को अगर हाइड्रोजन से भी लाइटर एटम को मिल जाता है तो हम कहेंगे कि फिर अब सारा कंसेप्ट बदलना पड़ेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये हुई, और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी आदमी फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर सकता है। फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए उसका स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर वो फ्यूचर में जाएगा। ऐसा अंदाज़ा है, स्टीफन हॉकिंस ने ऐसा कहा।
और उसके बारे में बहुत सारा उन्होंने अंदाज़ा भी लगाया कि अगर हम ट्रेन को लाइट के स्पीड से चला देते हैं और उस पर दौड़ लगाते लगाते छलांग लगा देंगे तो हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप ट्रेन को लाइट के स्पीड से चलाएंगे तो ट्रेन के भीतर होने वाली सारी की सारी घटनाएं बहुत स्लो हो जाएंगी। और क्यों स्लो हो जाएगी, इसको आप अगर चाहें तो स्टीफन हॉकिंस के बहुत सारे एपिसोड में आप देख सकते हैं और वहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम इस चैप्टर में उन सारी ये जो मैंने लिखा है ये सब हम लोगों को पढ़ना है। इस चैप्टर में क्वांटम मैकेनिक्स से जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको हम लैंग्वेज में इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करके उसको लैंग्वेज में लिख देंगे और वो हमारे लिए एक लॉ हो जाएगा, थ्योरी हो जाएगी। और उन थ्योरीज़ को सबके सामने रखा जाता है, पढ़ा जाता है। आपने अभी तक जो पढ़ा है या अभी भी पढ़ेंगे वो सारे के सारे मैथमेटिकल डेरिवेशन के रिजल्ट्स हैं, जिन रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करते हैं और उसको जब लैंग्वेज में लिख देते हैं तो वो हमारा लॉ हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है और हम वही काम यहाँ भी करने वाले हैं। लेकिन एक फ़ायदा इसमें ये होगा आपको कि मैं आपको समझा पाऊंगा कि वो जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे करते हैं, कैसे हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, कैसे हम उसको समझते हैं। कोई इक्वेशन मिला उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग कैसे समझते हैं, ये मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा, जो कि आप पहले नहीं किए होंगे, नहीं समझे होंगे। वो सारी की सारी बातें यहाँ आप समझ पाएंगे। तो इसमें हम आते हैं अपने चैप्टर्स के कंटेंट पे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मीनिंग होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है कि स्टडी ऑल अबाउट द एटम, मतलब कि एटम का शेप कैसा है, शेप ऑफ एटम कि जिसको हम लोग एटॉमिक मॉडल्स में पढ़ेंगे, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स में उसको पढ़ेंगे, या आपको पढ़ना है तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम, एटम किन किन चीज़ों से बना है, ईटा पत्थर का बना है, मिट्टी का बना है, किस चीज़ का बना है ये समझना है। और उसमें जो भी एनर्जी लेवल्स होंगे उसके बारे में पढ़ना है, एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ना है, उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी बातें हम लोग इसमें जानेंगे और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हम लोग समझेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं आपको कि ये जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत इसमें वेल वर्स्ड हों, समझ जाएं सब चीज़ को, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए और बड़ा अहमियत इसको देना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर अहमियत देने लायक है, ये डिज़र्व करता है, इसको अहमियत मिलनी भी चाहिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग अब शुरू कर सकते हैं कि एक एटम जो है उसके बारे में जो जितनी भी बातें हो सकती है हम वो समझेंगे। और आपको बता दूं कि आप सबसे सिंपलेस्ट एटम किसको मान रहे हैं, हाइड्रोजन को, और हमारा भी टारगेट वही है, हम हाइड्रोजन को ही एक सिंपलेस्ट एटम मानकर और ये पढ़ते हैं और हाइड्रोजन के बारे में ही सब कुछ करते हैं। तो ये हम समझेंगे इसको। और आज भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और सबसे जो इंटरेस्टिंग रिसर्च ये होता है, जैसे आप पढ़े होंगे, अगर भगवत गीता की बात करते हैं तो भगवत गीता तो पूरा का पूरा साइंटिफिक है, वो पूरा का पूरा साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है। जैसे आत्मा का ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान हमारे पास नहीं है, लेकिन वो कृष्ण के पास था, वो साइंस कृष्ण के पास था। हमारे पास मेटेरियलिस्टिक साइंस है, हम मटेरियल जो दिखता है हम उसको समझते हैं, और कृष्ण जो नहीं दिखता था उसको भी समझते थे, और उन्होंने अपने सारे के सारे रिसर्च को गीता के रूप में दिया है। आप यूँ कह सकते हैं कि भगवत गीता जो है वो कृष्ण का एक रिसर्च पेपर है, और उन्होंने अपना जो रिसर्च किया है नॉन मेटेरियलिस्टिक साइंस पे। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो जो दिखता है हम उसी को मानते हैं, जिसको हम लैब में प्रूफ कर पाते हैं हम उसी को मानते हैं, लेकिन उनका जो लैब था उसमें वो सारी बातों को एक्सप्लेन कर पाते थे, प्रूफ कर पाते थे। इसलिए हम उनको कहते हैं, हमारा अपना ये व्यक्तिगत विचार है कि ये जो भगवत गीता है ये कृष्ण का रिसर्च पेपर है,
और वो रिसर्च पेपर आप समझ रहे हैं कि ईमानदारी से किया हुआ रिसर्च पेपर एकदम ऑथेंटिक होता है, उसमें सारी की सारी बातें प्रूवन होती है। और जैसे हम लोग अपना पीएचडी का थीसिस लिखते हैं तो बड़ी ईमानदारी से उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो डाटा आता है वही डाटा उसमें हम लिखते हैं। तो उन्होंने भी अपना सारा डाटा लिखा हुआ है और उसको आप अगर पढ़ते हैं, उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। बड़ा साइंटिफिक है, कभी मौका मिले तो पढ़िए और उसको साइंटिफिक नज़रिए से पढ़िए। खैर, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बात करते हैं शुरुआती दौर से कि जो कंसेप्ट है एक एटम के बारे में, तो ये एटम कोई नाम नहीं है, ये दो शब्दों का मेल है, ए प्लस टॉम। ए का मतलब होता है नॉट, कहीं भी लगा देते हैं ए तो हम लोग समझ जाते हैं कि नॉट। कायरल, ए कायरल। सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक। ए का मतलब हुआ नॉट और टॉम का मतलब होता है कटेबल, जो कटेबल नहीं हो, जो कटेबल नहीं हो हम उसको कहते हैं एटम। तो एटम का ये कंसेप्ट है, ये उसका मीनिंग है, ये लिटरल मीनिंग है कि वो कटेबल नहीं होगा। एटम के बारे में बताया आपको कि सबसे पहले, और एक बड़े ही गर्व की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने कपिल और कनाद की बात कही वो हमारे ही हमारे क्षेत्र के थे और कहा जाता है उनके बारे में, ऐसा लिखा है लोगों ने कि वो बिहार क्षेत्र के रहने वाले थे और उन्होंने सबसे पहले परमाणु को इंट्रोड्यूस करा था आत्मा और परमात्मा के टर्म में। जैसे कि सारी की सारी आत्माएं जो है वो परमात्मा का एक अंश मात्र है, वैसे ही परमाणु जो है वो जितने भी मैटर्स हैं उनका एक अंश मात्र है और उसी से मिलने से वो बना है। खैर, इसकी ये बहुत बड़ा पेपर है उनका, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उस पर हमको यही जाना नहीं है। हम यहाँ बात करते हैं एटम के बारे में और एटम का डेफिनेशन दिया जॉन डाल्टन ने। सबसे पहले इसको डिफाइन किया रिटेन फॉर्म में जॉन डाल्टन ने। तो एटम जो है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट cannot exist independently, जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है independently, but participate in the chemical reactions, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं रह सकता है, वो उसको हम कहते हैं एटम। एटम का वो डेफिनेशन कि इंडिवाइजेबल था वगैरह वगैरह, ये सब अब भूल जाना है। अब हमको ये कहना है कि ये सबसे वो छोटा सा छोटा पार्टिकल है जो अकेले तो नहीं रह सकता है लेकिन वो रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, वो एटम कहलाएगा। क्योंकि आज के ज़माने में एटम के 48 फंडामेंटल पार्टिकल्स नोन है, तो अगर हम कह देते कि इंडिविजिबल है तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए एटम का एक मॉडिफाइड डेफिनेशन दिया गया कि एक एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जो वैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल अब किसको कहेंगे पता नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से किसको कहेंगे। बहुत सारे 48 पार्टिकल्स नोन हैं। हो सकता है कि कल को इलेक्ट्रॉन के भी पार्टिकल्स डिवीज़न किया जा सके। और आपको बता दूं मैं कि आज तो हम एटम के बारे में पढ़ते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर, एटम में जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़िएगा वो न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के भीतर की भी बात साइंस मालूम है। न्यूक्लियस के भीतर भी उतने ही एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बातें बहुत सारी है। आज हम फेमटो साइंस में पहुंच गए हैं। नैनो साइंस को छोड़िए, फेमटो साइंस, ओटो साइंस की बात करते हैं। 10⁻⁻18 लेवल पर हम काम करते हैं। तो जैसे जैसे रिजोल्यूशन बढ़ता जाएगा मशीन का, वैसे वैसे हमारा जो डाटा है वो भी रिफाइन होता जाएगा और मिलता जाएगा। तो हम उतने बात में नहीं जाते हैं। सवाल है कि उसको समझने के लिए तो बेसिक कंसेप्ट चाहिए, और बेसिक कंसेप्ट तो तभी बनेगा जब हम इसके शुरुआती दौर से पढ़ेंगे। तो अभी हम एटम का एक पिक्चर समझते हैं कि एटम किसी भी पदार्थ का वो सबसे सूक्ष्म पार्ट है जो अकेला तो नहीं रह सकता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, वो एटम कहलाता है। ठीक बात है। एटम की जो एटॉमिक थ्योरी जो दी गई डाल्टन्स की, फर्स्ट
atomic theory, first atomic theory was given by John Dalton. जॉन डाल्टन ने दिया, और ये अलग बात है कि उनके सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो फेल हो गए, वो गलत हो गए, लेकिन बड़ा ही बेसिक थ्योरी था वो। एटम के बारे में कहा जाता है, अबाउट एन एटम, ऐसा कहा जाता है कि वे न्यूट्रल होते हैं, एटम्स एकदम न्यूट्रल होते हैं। दे आर इंटायरली न्यूट्रल, वे पूरे के पूरे न्यूट्रल होते हैं। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ठीक है, चार्ज नहीं है, बहुत दिनों तक ये बात चली कि वो उसमें कोई चार्ज नहीं, लेकिन बाद में चल के कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे पता चला कि उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ चार्ज होंगे, और वो कौन से चार्ज है इस पर फिर रिसर्च हुआ, और फिर उसका नतीजा है कि आज हमारे पास एटम्स के बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन, पॉजिट्रॉनों, क्वार्क, वो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास। तो ये जो न्यूट्रल की बात कही गई, उसके बाद घटनाएं क्या घटी ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई, सम फेनोमेना दैट indicate about the presence of subatomic particles within an atom, within the atom, एटम के भीतर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, इस बात की जानकारी हमको कुछ घटनाओं से मिलती है। हम उन घटना के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि जैसे एन इबोनाइट रॉड, जब एक इबोनाइट रॉड को इज रब्ड विथ सिल्क, जब उसको सिल्क से रगड़ा जाता है तो रॉड में अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज आ जाती है। रॉड गेट्स अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज, रॉड में अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज आ जाती है, उसमें कोई भी चीज को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। उतने दूर मत जाइए, थोड़ा सा हम यही देख लेते हैं कि आफ्टर कॉम्बिंग, जब कंघी करते हैं, बाल में हम कंघी करते हैं, आफ्टर कॉम्बिंग आल्सो द कॉम्ब अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को खींच लेता है अपनी ओर। ये तो घर में हम देखते ही हैं और कर भी सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो आज ही करिए कि अगर आप कंघी करते हैं बाल में और उस कंघी को पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वे पेपर के टुकड़े कंघी में चिपक जाते हैं, उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या बात हुई, ये अट्रैक्शन क्यों हुआ? एक और आपको घटना बताता हूँ कि आप एक प्लास्टिक का चेयर ले लीजिए और प्लास्टिक के चेयर पर बैठ जाइए, और प्लास्टिक के चेयर का जो हाथ होता है, जिस पर हाथ रखते हैं हम, उस पर अपना हाथ रगड़िए, मतलब कपड़ा नहीं पहने और हाथ रगड़िए, और आपके हाथ पर जो हेयर हैं वो उधर अट्रैक्ट होने लगेंगे। आपको महसूस होगा कि जो आपके बाल खड़े हो गए हैं उधर अट्रैक्ट होने लगे। आखिर ये क्या बात हुई? आखिर दो चीज़ों को रगड़ने से ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? तो आप जानते हैं कि अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा था और रगड़ने से अट्रैक्ट होने लगा। इसका मतलब है कि रगड़ने से उनमें चार्ज का डेवलपमेंट हुआ, उनमें चार्ज की उत्पत्ति हुई है, इसका यह मतलब हुआ। तो ये सारी की सारी घटनाएं इंडिकेट कर रही है कि ऑल दीज फेनोमेना indicate about
indicate about the presence of some charged particles, some charged particles in the atom। एटम के भीतर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है ये निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि दो चीजों को रगड़ने से, ऑन रबिंग टू थिंग्स द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। तो चार्ज का डेवलपमेंट होने का मतलब ही हुआ कि चार्ज का आदान प्रदान हुआ होगा, तभी तो, नहीं तो चार्ज आएगा कहां से। दूसरी बात कि आदान प्रदान तो उसी चीज का होता है ना जो हमारे पास होता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं हो तो मैं किसी को पैसा कैसे दे सकता हूं। तो इसका यह मतलब हुआ कि उस एटम के भीतर में जिसको हम न्यूट्रल मानते हैं उसके भीतर भी कोई चार्ज पार्टिकल्स हैं, निश्चित रूप से है। अब उन चार्ज पार्टिकल्स को हम कैसे खोजें? इसके लिए डिस्कवरी ऑफ, या यूं कहिए ना, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आज मैंने थोड़ा सा लंबा भाषण आपको इसलिए दिया क्योंकि हमें समझना है, हमें एक रूट एस्टेब्लिश करना है, हमको एक जड़ रखना है इसका। इसलिए मैंने एक लंबा भाषण दिया आपको कि एटम्स को कैसे हम जोड़ सकते हैं। भाषण और भी लंबा हो सकता था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया है कि आपको उतनी ही बात से आपसे शेयर करूं जितने की इसमें ज़रूरत है। एटम्स का तो संसार अलग है। एटम्स पे महीनों लेक्चर दिया जा सकता है एक एटम्स पे। एटम की बात सब कुछ तो उसी पर आधारित है। हम, आप और यूनिवर्स जो है वो उसी पर आधारित है। और उस एटम के बारे में जो भी बातें कही जाती हैं, ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है, या आपने कृष्ण का विराट रूप देखा होगा महाभारत में, उसके बारे में कहा जाता है। सबका एग्जिस्टेंस है और सबको समझने की ज़रूरत है कि हम उसको समझें कैसे, और वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है। और मैंने डिस्कवरी चैनल पे एक बार देखा था कि रिपोर्ट दिखा रहा था कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा जगह है जहाँ सब कुछ जा रहा है और वहाँ निकल भी रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है। और कृष्ण ने भी अपना विराट रूप दिखाया था, उसमें एक मुंह से सब कुछ निकल रहा है, दूसरे मुंह में समा रहा है, और उस बीच में कहाँ है वो पता नहीं। खैर, ये बातें हैं, उसको जोड़ के समझने की बात है, और हम इस पर अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, वो हमारा टॉपिक भी नहीं है अभी इस चैप्टर के लिए। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात करते। ये एक्सपेरिमेंट क्यों करने की ज़रूरत पड़ी? तो आप समझ रहे हैं कि इस चीज़ से एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि एक एटम के भीतर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हैं कौन। उन्हीं को समझने के लिए माइकल फैराडे ने सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब बनाया। माइकल फैराडे डिजाइंड the discharge tube। माइकल फैराडे ने डिस्चार्ज ट्यूब डिजाइन किया। डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब होता है। ग्लास का बना हुआ 60 सेंटीमीटर के आसपास इसका लेंथ था। एक ट्यूब है, ग्लास का बना हुआ ट्यूब, जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, जिसमें मेटेलिक प्लेट्स लगे हुए हैं, और ये मेटेलिक प्लेट्स इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ये मेटेलिक प्लेट्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। तो हम कहते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब इज अ ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास। यह ग्लास का बना हुआ ट्यूब है इन विच टू मेटेलिक प्लेट्स
आर फिटेड, जिसमें दो मेटेलिक प्लेट्स फिट होते हैं और उन मेटेलिक प्लेट्स को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इन मेटेलिक प्लेट्स को इलेक्ट्रोड कहा जाता है और उसमें तार लगे हुए हैं। हम इसको सर्किट से जोड़ भी सकते हैं, हम किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से उसको जोड़ सकते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करने का जो खास मकसद था माइकल फैराडे का, वो जानना चाहते थे कि अगर हम किसी गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा। ये हमको मालूम करना है कि अगर गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, क्योंकि उससे पहले बातें हो चुकी थी। मालूम था उनको कि अगर हम किसी सॉलिड से, सपोज कीजिए कि आयरन के रॉड से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो कैरी करेगा, वो कंडक्टर होता है। अगर किसी लिक्विड से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो आखिर होगा क्या अगर हम गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, वो जानना चाहते थे। माइकल फैराडे का ये एम था। तो हम ये बात बता दें आपको कि डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट का एम था, the aim of discharge tube experiment, discharge tube experiment was to know what happens if electricity passes through gas। अगर गैस से पास कराया जाए इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होगा, यही जानने के लिए ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया। माइकल फैराडे को ये पता था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था कि अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो कंडक्शन होता है, अगर किसी लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। जैसा कि अगर हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे दो मेटेलिक रॉड लेकर तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन उनको ये जानना था कि अगर हम गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा। इसके बारे में उनके पास कोई डाटा था नहीं। ये ऑलरेडी नोन था, वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, उस समय भी था। इट वाज द वेल एस्टेब्लिश्ड fact that solid conducts electricity। सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। ऑन passing electric current through liquid, अगर लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। ये भी जानते हैं कि अगर हम एक कंटेनर ले लें और उस कंटेनर में प्योर वाटर नहीं, थोड़ा सा उसमें मिनरल वाटर का ये वाटर इसमें डाला है और दो प्लेटिनम का इसमें रॉड डुबा दिया है, प्लेटिनम का रॉड डाला है और इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। और जब करंट पास कराते हैं, ऑन पासिंग करंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर लिबरेटेड आउट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे मिल जाते हैं। तो माइकल फैराडे चाहते थे
माइकल फैराडे wanted to know effect of electricity अपॉन गैस पर इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट क्या होगा ये जानना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया था। उन्होंने बस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, नॉर्मल करंट पास कराया, और उनको कोई ऑब्जर्वेशन मिला ही नहीं। तो उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बंद कर दिया, जिसको फिर से चालू किया क्रुक ने उस एक्सपेरिमेंट को फिर से स्टार्ट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के दरमियान कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, वो मॉडिफिकेशन हम लोग चर्चा करेंगे उस मॉडिफिकेशंस के बारे में, और तब उनको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कैथोड रेज मिले, और उस कैथोड रेज को बाद में इलेक्ट्रॉन का बीम कहा गया। और उसके बाद उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया गया कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ गोल्डस्टीन के द्वारा, फिर प्रोटॉन मिले, ये सारी बातें हुई। लेकिन जो डिस्चार्ज ट्यूब का शुरुआत था वो माइकल फैराडे ने किया था। मैं आपको एक माइकल फैराडे की कहानी सुना देना चाहता हूँ। माइकल फैराडे के बारे में कहा जाता है, ये जनरल नॉलेज का एक सवाल है। आपने सबों ने हम्फ्री डेवी का नाम सुना होगा। डेवी ने एक लैंप बनाया था जो कोयले के खान में भी जलाने से आग नहीं लगती थी। आप समझ रहे हैं कि कोयले के खान में मीथेन गैस निकलता रहता है, और मीथेन गैस तो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी आग का अंश मात्र रहेगा तो आग लग जाएगी। तो उस समय डेवी ने एक लैंप बनाया था, डेवी का लैंप, हम्फ्री डेवी का लैंप, जो कोयले के खान में भी जलाया जाए तो वहाँ आग लगने की संभावना नहीं रहती थी। तो डेवी को इस नाम से जाना जाता है, और उस समय के सबसे हैंडसम साइंटिस्ट में से जाने जाते थे हम्फ्री डेवी। यूँ कहिए कि इतने हैंडसम थे कि जहाँ वो अपना लेक्चर डिलीवर करने जाते थे वहाँ लोगों का मेला लग जाता था उनको केवल देखने के लिए। सुनने वालों से ज़्यादा उनको देखने वालों की संख्या थी। हम्फ्री डेवी का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है, एक जनरल नॉलेज का सवाल है, और इसका जवाब है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे नहीं होते अगर हम्फ्री डेवी नहीं होते तो। हम्फ्री डेवी ने उनको पहचाना, एक बुक बाइंडर के, मतलब उनके पिताजी बुक बाइंडिंग का दुकान खोले थे माइकल फैराडे के, और वो बुक बाइंड करते थे और फिजिक्स की बहुत सारी किताबें पढ़ा करते थे। और हम्फ्री डेवी एक बार उसी शहर में आए और अपना लेक्चर डिलीवर किया उन्होंने, और ये किताब कुछ बाइंड करके देने गए थे उनको, हम्फ्री डेवी को। हम्फ्री डेवी की जो पर्सनल असिस्टेंट थी वो उनको लेक्चर सुना रही थी कि आपने यही सब कहा है। तो जब वो सुना रही थी, ये भी सुन रहे थे माइकल फैराडे, उन्होंने कहा कि सर इसमें कुछ त्रुटि हो गई है, मुझे कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करने की इजाज़त दीजिए। और उन्होंने जो मॉडिफिकेशन किया, जो बोला था एकदम अक्षर से वही बताया। हम्फ्री डेवी ने उनको कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो, और उनको ले जाकर उनको पढ़ाया लिखाया। और आज माइकल फैराडे को सभी लोग जानते हैं, हम्फ्री डेवी को सभी लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन माइकल फैराडे को सब लोग जानते हैं। यह है माइकल फैराडे की कहानी। तो माइकल फैराडे नहीं होते तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ कर रहे हैं शायद नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं होता तो आज इतना तरह का हम इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे ऐसे यूज नहीं कर पाते। खैर, ये तो बात हुई। हम आज केवल आपको इस लेक्चर में ये इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि एटम्स के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें क्या क्या पढ़ना है, और पढ़ने का एम हमारा क्या है, और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। एक मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है आपको दिखाने का कि एटम्स कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, और हम उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज का डिस्कवरी जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के दरमियान हुआ, हम उस पर बात करेंगे। कैथोड रेज की डिस्कवरी, जिसको हम बाद में कहने वाले हैं दिस इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बारे में चर्चा होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम लोग खूब अच्छे से बात करेंगे। और फिर से मैं, अगर मेरे कोई नए व्यूअर्स हैं हमारे, तो मैं आग्रह करता हूं आपसे कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय मिलते रहें। और लाइक बटन देना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन देना ना भूलें।
जो हमारे लिए एक रिवार्ड है। धन्यवाद।